Namaskar, I am Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. Dear students, in the previous lesson we have studied Nalanda, Ancient Seat of Learning by Dr. Rajendra Prasad. So, in this class also we shall study the remaining parts of the chapter. In fact, in the previous lesson, just I am recapitulating, in fact have a recap of the previous lesson, previous part of this lesson, that in the previous lesson we have studied about the glorious past of the great Nalanda University. Dr. Rajendra Prasad eloquently he describes the grandeur, the beauty, the architecture of this great seat of learning called Nalanda. तो मेरे प्यारे छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें नालंदा के अतीत से परिचय कराते हैं, इसके गौरवशाली अतीत से, जिस तरह से यह अपने आप में एक अद्भुत स्थान हुआ करता था, एक विलक्षण यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अपने आप में यह था, जहाँ सिर्फ भारत से नहीं बल्कि एशिया के अन्य देशों से भी लोग पढ़ने के लिए आया करते थे, जिसमें जिक्र आया ह्वेनसांग भी आया, फाहियान भी आया और एक तीसरा चाइनीज़ ट्रैवलर जिसका नाम इत्सिंग है वो भी नालंदा यूनिवर्सिटी आते हैं. सो दिस इज़ हाउ वी कैन फील प्राइड, वी कैन हैव प्राइड इन आवर glorious past, and Dr. Prasad also appeals us, inspires us to re-establish the lost glory of this great seat of learning, the great Nalanda University. Let us see the next paragraph of the story. The remains discovered by archaeological excavations fully bear out the truth of these descriptions. Archaeological excavations, पुरातत्व विदों के द्वारा जो उत्खनन हुआ था, नहीं तो जो पुराने चीज़ों को जब इतिहासकार और इतिहास से जुड़े हुए लोग जिसे पुरातत्वविद कहते हैं, वो जब उसकी खुदाई करते हैं, उसका उत्खनन करते हैं, तो उससे ये पता चला, द रिमेन्स डिस्कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस फुल्ली बेयर आउट द ट्रूथ ऑफ दीज डिस्क्रिप्शंस. और जो वर्णन हमने पढ़ा है उसका प्रमाण हमें इस आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन से, पुरातत्व उत्खनन से, पुरातत्ववादियों के द्वारा जो उत्खनन कार्य किए गए, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा जो खनन कार्य किए गए, उसका प्रमाण हमें मिलता है. तो जो आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस है वह हमें प्रमाण देती है उन तमाम बातों के बारे में. द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एट नालंदा वर मेड कम्प्लीटली फ्री ऑफ इकोनॉमिक वरीज. जो शिक्षक थे और जो शिक्षार्थी थे, जो छात्र थे नालंदा विश्वविद्यालय के, सो उनको बिल्कुल ही आर्थिक चिंताओं से मुक्त रखा जाता था. बिसाइड्स द गिफ्ट्स ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग्स, ज़मीन और इमारत के गिफ्ट के अलावा द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेज, 100 गाँव का जो राजस्व हुआ करता था, हैड बीन सेट अपार्ट, उसको भी अलग रखा गया था, इन द फॉर्म ऑफ ए ट्रस्ट, एक ट्रस्ट के रूप में, टू मीट रिकरिंग एक्सपेंडिचर्स, वहाँ होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए. तो इससे बच्चों आप ये समझ सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी had great financial management to meet the daily expenditure, and there was no lack of funds. So there was a great economic planning and management. एक बहुत ही बेहतरीन आर्थिक व्यवस्था थी बच्चों के लिए, शिक्षकों के लिए, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए. This property of the trust had increased to 200 villages. और ट्रस्ट की यह संपत्ति जो पहले 100 थी अब 200 हो गई है. बाय द टाइम ऑफ इत्सिंग्स विजिट, जब इत्सिंग आते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी तो उस वक्त ये 200 गांव का राजस्व हो जाता है. द 3 स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार एंड बंगाल,
ये 3 राज्य had taken considerable part in the building and financial maintenance of नालंदा यूनिवर्सिटी, और ये 3 राज्य मिलकर इस नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस का कार्य, इसके फाइनेंशियल कार्य, अर्थ से जुड़ी हुई बातें, इमारत से जुड़ी हुई बातें, सब के लिए ये काम करते थे। ये तीनों राज्य मिलकर इसकी देखभाल करते थे। सो दिस इज हाउ चिल्ड्रन वी come to know about the financial aspects of this great university, how Nalanda University was taken care, how robust financial management was there. So it's really a wonderful thing for we people to read today, to understand today. हम सब के लिए यह एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, गौरव की बात है, खुशी की बात है कि उस ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटी की आर्थिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी, इतना सफल था कि बच्चों जो वहाँ छात्र आते थे पढ़ने के लिए और जो शिक्षक पढ़ाते थे उनको आर्थिक तनाव से बिल्कुल दूर रखा जाता था। इकोनॉमिकली दे वर कम्प्लीटली केप्ट फ्री, देयर वाज नो इकोनॉमिक बर्डन और देयर वाज नो इकोनॉमिक टेंशन फॉर देम। तो वो सब आर्थिक परेशानियों से बिल्कुल मुक्त थे। यह दिखाता है कि नालंदा किस तरह से आर्थिक रूप से सक्षम था। सो दिस इज हाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद describes the greatness of Nalanda University, not from the architecture point of view, not from the fame point of view, but also from the economic point of view. It was really a great institution. Let us see the next part of the story. Copper plates and statues. Copper plates, जो तांबे के plates, and statues और मूर्तियाँ ऑफ द एज ऑफ महाराजा धर्मपाल, महाराजा धर्मपाल के समय की कॉपर प्लेट्स, मूर्तियाँ, एंड देवपाल देवा ऑफ बंगाल हैव बीन फाउंड एट नालंदा इन द कोर्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। तो पुरातात्विक उत्खनन के दौरान कॉपर प्लेट्स, तांबे के प्लेट्स और मूर्तियाँ मिली, और ये मूर्तियाँ, ये तांबे के प्लेट्स महाराजा धर्मपाल देवा और देवपाल देवा जो बंगाल के हुआ करते थे उस ज़माने के उस ज़माने का है ये कॉपर प्लेट्स और स्टैच्यूज। वन ऑफ दीज कॉपर प्लेट्स, इनमें से एक ताम्रपत्र आप जिसको कहें, शेड्स लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इनमें से जो एक ताम्रपत्र है, तांबे का जो पत्र है उस ज़माने में उस पर भी लिखे जाते थे। तो शेड्स लाइट ऑन द इंटरनेशनल रिलेशंस, यह अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर प्रकाश डालता है। मेंटेन्ड बाय नालंदा, जो नालंदा के द्वारा या नालंदा के दौर में जो होता था, जो मौजूद था। वी लर्न फ्रॉम इट दैट श्री बालपुत्रा देवा, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि श्री बालपुत्र देवा द शैलेंद्र एम्पायर ऑफ स्वर्णद्वीपा, शैलेंद्र जो स्वर्णद्वीप के सम्राट थे, राजा थे, नाउ अ पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, जो स्वर्णद्वीप था वह अभी इंडोनेशिया का हिस्सा है। हैड सेंट हिज एनवॉय टू देवपाल देवा, उन्होंने अपना एनवॉय भेजा। एनवॉय बच्चों एम्बेसडर को कहते हैं। जिसको आप राजदूत कहते हैं। एमिस्ट्री भी इसको कहते हैं। तो ये एम्बेसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो एम्बेसडर एम्बेसी में रहते हैं और उस ज़माने में भी ये परंपरा कायम थी। तो एनवॉय विच कॉल्ड एम्बेसडर, या हिंदी में उसे हम राजदूत कहते हैं। So we learn from it that Sri Balputra Deva, Shailendra Emperor of Swarnadvipa, now a part of Indonesia, had sent his envoy. इन्होंने अपने दूत भेजे देवपाल देवा को, the ruler of Magध, जो उस टाइम मगध के शासक थे, with a request that he should make a gift of 5 villages to Nalanda on behalf of the former.
और उन्होंने जो दूत भेजा इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो 5 विलेज नालंदा के लिए उपहार स्वरूप गिफ्ट में देना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ माय डियर स्टूडेंट्स, in fact the great past of our great state Bihar, in fact, this Nalanda University, it represents the great past of this great state. Dr. Rajendra Prasad is describing in detail, in-depth description of the Nalanda University and how it used to rule in the world of knowledge in those days. उस जमाने में किस तरह से ज्ञान के शासक, ज्ञान के जगत में नालंदा यूनिवर्सिटी छाया हुआ था, ख्याति को उपलब्ध था. We have also come to know about various visitors, donations, gifts, different emperors, kings who also helped Nalanda, who also donated for the maintenance of Nalanda. So इस प्रकार प्यारे छात्रों, हम नालंदा के बारे में ये भी समझे, ये भी जाने कि किस तरह से अनेक सम्राट, राजा, महाराजा सिर्फ अपने यहाँ के ही नहीं, दूसरे देशों के भी किस तरह से नालंदा के प्रति अपनी उदारता प्रकट की, किस तरह से नालंदा के संरक्षण में उन्होंने अपनी सहमति दी. तो दिस इज हाउ वी हैव read up to this. Let us see the next part of the story. So according to his copper plate inscription, अपने ताम्रपत्र इंस्क्रिप्शन के आधार पर, ताम्रपत्र लेख के आधार पर, बालपुत्रा द एम्परर ऑफ जावा, जो जावा के नरेश थे, जो जावा के सम्राट थे, बीइंग डीपली इम्प्रेस्ड बाय द अचीवमेंट ऑफ नालंदा, और उनको इस बात से वो बेहद प्रभावित हुए, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए जब उनको जानकारी मिली नालंदा की उपलब्धि के बारे में. So had a large vihara constructed here to give visible expression of his devotion to Lord Buddha. No? So according to his copper plate inscription, Balaputra, the emperor of Java, being deeply impressed by the achievement of Nalanda, had a large vihara constructed. तो उन्होंने एक बहुत बड़ा विहार का निर्माण करवाया here to give visible expression of his devotion to Lord Buddha. और उस विशाल बिहार के निर्माण के माध्यम से वह यह दर्शाना चाह रहे थे कि भगवान बुद्ध के प्रति वो कितने समर्पित हैं. डिवोशन का मतलब प्यारे बच्चों समर्पण है, त्याग है. दिस इज बट एन एग्जाम्पल दैट हैज सर्वाइव्ड बाय sheer chance and which gives us an indelible impression of the glory which Nalanda enjoyed the world over. This is but an example that has survived by sheer chance. यह उदाहरण एक चांस के तहत आप कह सकते हैं, सिर्फ एक चांस था कि एक उदाहरण, इस प्रकार के नमूने, इस प्रकार के उदाहरण बच गए थे. एंड विच गिव्स अस एन इंडेलिबल इम्प्रेशन, और हमें यह एक अमिट छाप छोड़ती है हमारे ऊपर, ऑफ द ग्लोरी विच नालंदा एंजॉयड द वर्ल्ड ओवर, नालंदा के वैभव के बारे में जो पूरे संसार में ख्याति को उपलब्ध था, या यूं कहें जो विश्व विख्यात था. एक वर्ड है इंडेलिबल. इसको आप अमिट कह सकते हैं, जिसे मिटाया नहीं जा सकता है. अनइरेजेबल, जिसको आप इरेज नहीं कर सकते हैं. इंडीड द नालंदा महाविहार्य आर्य भिक्षु संघ was held in great esteem all over Asia. पूरे एशिया में इसकी पूरी ख्याति थी, पूरा सम्मान था. Many clay seals of the Sangh have been found at Nalanda. और clay seals, मिट्टी के seals, मिट्टी की मुहरें नालंदा में पाई गई है. So this is how, my dear students, Dr. Rajendra Prasad is throwing light, is going in detail about the glorious past
of the great university of Nalanda. He talks about various visitors, he talks about various inscriptions, emperors, who generously helped to preserve the great seat of learning. तो इस प्रकार से मेरे प्यारे छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें बताते हैं कि किस तरह से बड़े बड़े राजा महाराजा सिर्फ यहाँ के ही नहीं दूसरे देशों को भी कोई राजे महाराजे अपनी अभिरुचि दिखाए नालंदा के संरक्षण में. सो ऑब्वियसली इट वाज अ मैटर ऑफ great pride for all of us in the past of this great university. Let us see the next part of the story. At the time of Huan Sang's visit, Huan Sang के आगमन के काल जब वो यहाँ आए नालंदा had 10,000 students. तो जब Huan Sang भारत आया नालंदा में 10,000 छात्र थे. Imagine 10,000 students. And 1,500 teachers और 1,500 शिक्षक. 1,500 teachers, 10,000 छात्र, 1,500 शिक्षक. From this it is obvious, और यहाँ से यह साफ हो जाता है, that teachers could pay individual attention. जिस individual attention की बात बच्चों आज हो रही है, नहीं कि व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दिया जाए, चिन्हित किया जाए बच्चों को कि कौन बच्चा इसको ज़्यादा आवश्यकता है और उस पर फोकस किया जाए व्यक्तिगत तौर पर. तो ये वहाँ भी था उस ज़माने में. फ्रॉम दिस इट इज़ ऑब्वियस दैट टीचर्स कुड पे इंडिविजुअल अटेंशन, क्योंकि 1,500 संख्या थी टीचर्स की, वो सक्षम थे व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देने के लिए. टू द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द रेस्टोरेंट्स, छात्रों की शिक्षा पर और उनके प्रशिक्षण पर. इन फैक्ट नालंदा वॉज देन ओनली अ सेंटर ऑफ हायर एजुकेशन. डॉक्टर प्रसाद कहते हैं कि हकीकत यह है कि नालंदा उस जमाने में सिर्फ उच्च शिक्षा का ही केंद्र था. सिमिलर टू द इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च विच वी आर नाउ प्रपोजिंग टू एस्टेब्लिश हियर. ठीक उसी तरह से जिस तरह से आज हम उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट जिसको आप एमए कहते हैं, तो स्नातकोत्तर कहते हैं. तो जिस तरह से उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना हम आज कर रहे हैं, हजारों साल पहले नालंदा में वो हुआ करता था. नालंदा अपने आप में उच्च शैक्षणिक संस्थान था. Scholars from such distant countries as China, Korea, Tibet, Turkestan and Mongolia came to Nalanda to study and collect Buddhist literature. और scholars from such distant countries, कितने दूर दूर के देशों से विद्वान यहाँ आया करते थे. उन देशों के नाम देखें, चाइना, कोरिया, तिब्बत, तुर्किस्तान, मंगोलिया came to Nalanda to study and collect Buddhist literature. It had the biggest library in Asia. So my dear students, what Dr. Rajendra Prasad is telling us, he is telling us about the great educational foresightedness, great educational management, teacher-student ratio, आर्किटेक्चरल ऑपुलेंस, सफिशिएंसी. सो प्यारे छात्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमें आज के दौर में जो शिक्षा दी जाती है और उस तरह उस समय नालंदा में जो शिक्षा की परंपरा थी, जो शैक्षणिक परंपरा थी, एक ढंग से उसकी तुलना भी करते हैं. और वो हमें कहते हैं कि जिस तरह से उच्च शैक्षणिक संस्थानों की हम स्थापना आज कर रहे हैं, नालंदा अपने आप में एक उच्च शैक्षणिक संस्थान का गौरव प्राप्त किए हुए था. और वह गौरव स्थानीयता तक ही सीमित नहीं थी. वह गौरव सिर्फ अपने देश, अपने राज्य यहीं तक सीमित नहीं था. वह गौरव एक अंतर्राष्ट्रीय था, उसका स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय था. किस तरह से
क्या रेशियो था छात्र और टीचर्स का. He says that when the Chinese visitor Wen Shang he came, no, there were 10,000 students and 1,500 teachers. 10,000 छात्र थे और 1,500 शिक्षक थे. He also talks about individual focus, no? व्यक्तिगत ध्यान कि जिन बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत है, जिन बच्चों को प्रशिक्षण की ज़्यादा ज़रूरत है या टीचर के अटेंशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तो शिक्षक उस ज़माने में सक्षम थे, वह इंडिविजुअली भी फोकस कर सकते थे, व्यक्तिगत रूप से भी बच्चों पर ध्यान दे सकते थे. सो दीज टू ट्रेट्स माय डियर स्टूडेंट्स, दैट नालंदा in those days it was a higher seat of learning, it was a center of higher education, and the ratio of teachers and the taught was also very remarkable, and teachers were capable enough to focus individually on the children who needed it. और शिक्षक सक्षम थे उन बच्चों पर ध्यान देने के लिए जिनको इनकी आवश्यकता थी. So let us see the next part of the story. It was from Nalanda that copies of many manuscripts. नालंदा से बहुत सारे हस्तलिखित manuscripts through traveling pilgrims reached China. तो बहुत सारे manuscript जो हस्तलिखित दस्तावेज थे, किताबें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हाथों से लिखी गई थी, तो उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं. थ्रू ट्रैवलिंग पिलग्रिम्स रिच्ड चाइना, और जो यात्री थे उनके माध्यम से चीन पहुंचा. नालंदा से बहुत सारे दस्तावेज चीन पहुंचा यात्रियों के द्वारा. रिच्ड चाइना एंड वर ट्रांसलेटेड इन चाइनीज, और उनका अनुवाद किया गया चीनी भाषा में. इन अ वे नालंदा हैड ब्लॉसम्ड फोर्थ एज ए सेंटर ऑफ हायर लर्निंग, और इस तरह से नालंदा और खिला हायर उच्च शिक्षा के रूप में. एंड इट वॉज कंसिडर्ड अ मार्क ऑफ ऑनर टू बी एसोसिएटेड विथ नालंदा, और उस ज़माने में यह गौरव की बात थी कि कोई व्यक्ति नालंदा से संबंधित है. जिस तरह से अभी जो लोग हार्वर्ड में पढ़ते हैं, जो लोग कैम्ब्रिज में पढ़ते हैं, जो लोग MIT में पढ़ते हैं, उनको गर्व महसूस होता है. तो उसी तरह से उस ज़माने में जो लोग नालंदा से संबंधित थे वो भी उतने ही गौरवान्वित हुआ करते थे, उनको भी उतना ही गौरव का एहसास होता था. बिकॉज नालंदा वाज वन एंड यूनिक, क्योंकि नालंदा एक और अद्भुत था. द सिटीजन्स ensured that preservation of many a rare volume by getting copies and keeping them here for safe custody. The citizens ensured the preservation of many a rare volume. और उस ज़माने के लोग उन्होंने जो रेयर वॉल्यूम हुआ करता था, जो बहुत कम थे, जो दुर्लभ थे, उन वॉल्यूम्स को, उन दस्तावेज़ों को संरक्षित भी किया. When in the 12th century, जब 12वीं शताब्दी में इट्स लाइब्रेरी वॉज डिस्ट्रॉयड, इसके पुस्तकालय को बर्बाद कर दिया गया 12वीं शताब्दी में. मैनी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट्स हैड ऑलरेडी फाउंड देयर वे टू नेपाल एंड तिब्बत. तो उस ज़माने में बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट नेपाल और तिब्बत तक चले गए थे. एंड मैनी ऑफ दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टिल देयर, और उसमें से बहुत सारे आज भी वहाँ मौजूद हैं. सो this is how, in fact, in those days, Nalanda got the worldwide attention. Nalanda got the praise from every part of the world, particularly as far as Asia is concerned. No? Visitors from different countries, they visited this place, and Dr. Prasad also tells us that anyone in those days, जो भी व्यक्ति उस समय, उस दिन, उन दिनों में नालंदा से संबंधित था, उसको गौरव का आभास होता था, वह गौरवान्वित महसूस करता था. सो all these teachings, all this proves that Nalanda was, of course, one of the finest institutions
of our ancient history. तो इस तरह से यह भी एक गौरव की बात है कि नालंदा जो अपने यहाँ थी, जो हमारे यहाँ थी, उस ज़माने में विश्व का शिक्षा के जगत में प्रतिनिधित्व कर रही थी. So let us see the next part of the story. Without any reference to one particular religion, बगैर किसी रेफरेंस का, किसी खास धर्म का, 100 lectures were delivered every day at Nalanda. तकरीबन 100 lectures, 100 व्याख्यानें रोज दी जाती थी नालंदा में. अब जरा गौर करें बच्चों, अब इस बात पर गौर करें, समझें कि 100 लेक्चर्स रोज दिए जाते थे. कितने विभाग होंगे, कितने विषय होंगे, कितने छात्र होंगे, कितनी कक्षाएं होगी, अद्भुत. सो बोथ ब्राह्मणिकल एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, और दोनों किस्म के साहित्य पढ़ाए जाते थे. ब्राह्मणिकल साहित्य भी और बुद्धिस्ट साहित्य भी. फिलॉसफी, दर्शन, साइंसेज, विज्ञान, आर्ट फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी. तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, दर्शन, विज्ञान, कला, ये सारे उस ज़माने में नालंदा विश्वविद्यालय के सिलेबस के हिस्से थे. अब मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स, भिक्षुओं की, मॉन्क्स की एक बहुत बड़ी संख्या. सो अ मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स यूज्ड टू स्टडी द वर्क्स ऑन महायाना एंड द अदर 18 निकायाज ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ. और भिक्षुओं की एक बहुत बड़ी संख्या यूज्ड टू स्टडी द वर्क्स ऑन महायाना. वो महायाना पर, या महायान जिसको कहते हैं, तो महायान प्यारे बच्चों बौद्ध शिक्षा का एक अहम हिस्सा है. अब इसका अगर इस शब्द को अगर आप गौर करें इस शब्द पर, तो महायान, द ग्रेट व्हीकल, नो, महायान उसको कहते हैं, महायान, द ग्रेट व्हीकल. तो यह बौद्ध शिक्षा का एक अहम हिस्सा है. इसमें, इस महायान परंपरा में, या इसकी विशेषता अगर एक ये है कि इसमें मूर्ति पूजा की जाती है, इसमें भगवान बुद्ध की पूजा भी की जाती है. एंड द अदर 18 निकायाज, और इस महायान के ठीक अपोजिट थेरवाद है, जिसको भी हम आगे पढ़ेंगे, या उसको हम हीनयान कहते हैं, जिसमें वो मूर्ति पूजा के खिलाफ हैं वो लोग. तो भगवान मतलब बौद्ध धर्म को मानने वाले यहाँ बट जाते हैं. एक महायानी होते हैं और दूसरा हीनयानी होते हैं. जो महायानी होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, और जो हीनयानी हैं वो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं. सो महायाना एंड द अदर 18 निकायाज ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, बट देयर also was provision for the study and teaching of the Vedas and allied literature. प्यारे बच्चों, जरा गौर करें उस यूनिवर्सिटी की विविधता पर, उस यूनिवर्सिटी के प्लुरलिस्टिक अप्रोच पर. वह कितना विविध था, वह कितना प्लुरलिस्टिक था. अब देखें, एक तरफ ब्राह्मणिकल साहित्य पढ़ाई जाती थी, दूसरी तरफ बौद्ध साहित्य की भी पढ़ाई होती थी, दर्शन की पढ़ाई होती थी, विज्ञान की पढ़ाई होती थी, कला की पढ़ाई होती थी. उसके अलावा देखें, अब मेजॉरिटी ऑफ द मॉन्क्स यूज्ड टू स्टडी द वर्क ऑन महायाना. एक बहुत बड़ी तादाद भिक्षुओं की जो महायाना को पढ़ते थे, और अदर 18 निकायाज, और दूसरे 18 निकायों को पढ़ते थे ऑफ द बुद्धिस्ट फेथ, जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे. बट देयर ऑल्सो वॉज प्रोविजन फॉर द स्टडी एंड टीचिंग्स ऑफ द वेदाज. लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म से संबंधित ही नहीं, यहाँ तक कि वेद के बारे में भी, वेद की शिक्षाओं को भी वहाँ पढ़ाई जाती थी. एंड एलाइड लिटरेचर, या उससे संबंधित जो भी साहित्य थे. तो इट टेल्स अस about the pluralistic character of this great university. The liberalism practiced by the educational authorities, और जिस प्रकार की उदारता शैक्षणिक अथॉरिटीज़ के द्वारा बरती जाती थी या व्यवहार में लाया जाता था, अपना नालंदा वाज यूनिक. वो अपने आप में अद्भुत था, अपने आप में बहुत खूब था. एंड सीड्स ऑफ नालंदाज राइज एंड प्रोग्रेस lay in the academic attitude. और
नालंदा के उत्थान का, नालंदा के विकास का, नालंदा के उत्थान और विकास के जो बीज हैं वह नालंदा के एकेडमिक एटीट्यूड में निहित थे, which freely exposed itself to the religion and philosophy of all mankind without any prejudice whatsoever, जिसका यकीन मानव धर्म में था, समस्त मानव जाति के कल्याण में था. So this is how, my dear students, we have studied the unique aspect, I think one of the most striking aspect of नालंदा यूनिवर्सिटी. इस तरह से प्यारे बच्चों, हम नालंदा यूनिवर्सिटी के एक बहुत ही विलक्षण कैरेक्टरिस्टिक या उनकी विशेषता, विलक्षण विशेषता के बारे में हमने पढ़ा कि नालंदा यूनिवर्सिटी had, or this university did not practice one kind of religion. It was very much pluralistic. It was very much inclusive in nature. यह किसी खास धर्म या मजहब के बारे में नहीं था, यह बहुत ही ज़्यादा समेकित शिक्षा पर जोर देता था. There was the education of all sorts of religions or religious literatures. People studied there Buddhism, at the same time Brahmanical literature, Vedas, and so many kinds of different subjects. तो यह नालंदा के इनफैक्ट समेकित शिक्षा पर बल देता है, हमें नालंदा के समेकित शिक्षा के बारे में बताता है. So this is how we have studied, we came to know in great detail about the beauty of our glorious Nalanda University. We shall continue the same lesson in the next class. Till then, goodbye, namaskar.